Yeah, Yes, so yes. we have Pratik ji, a very special, invitee speaker of ours from the Moraya Gosam Vardhan Goshala in Sangli, Maharashtra. He has been doing in the whole area of Goshala and Panchagavya, and has innovated on 80 plus different products. And not only has he innovated, he's actually shared it with many farmers. He has created many small entrepreneurs in his area, in his belt, and we want his knowledge, his very deep acumen, and what should I say, passion in this whole area to reach in every corner of India. So Pratik bhai, we are really fortunate to have you here with हाँ Swanand ji. Swanand Patel ji is here. We're going to be supporting him. Swanand is the one who introduced me to him, and I'm so fortunate to have had this opportunity. Over to you, Pratik ji and Swanand. ओके, थैंक यू, We have नमस्ते। about 20 odd minutes, so please go ahead. iPad. ओके, नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक उमेश भिड़े। जैसे अभी बताया, मैं महाराष्ट्र से हूँ। पहले आपकी शक्ल प्रेजेंटेशन से पहले आपको थोड़ा देखना भी चाहते हैं। एक आपका ओके, पूरा चेहरा दिख जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो उनमें मानती हूँ कि किसी का चेहरे में सब कुछ लिखा होता है। प्रेजेंटेशन को एक मॉडल नमस्कार। अगले स्लाइड पे रखा हुआ है। हाँ, नमस्कार, दिख रहा है वीडियो? नमस्कार, बहुत अच्छा। हाँ, नमस्ते। हाँ, तो अभी नमस्ते सबको। मेरा नाम प्रतीक उमेश भिड़े है, महाराष्ट्र के सांगली जिले से मैं हूँ, और वाटेगांव नाम का हमारा एक गांव है छोटा सा, जहाँ पे हमारी गौशाला है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट दिया गया है कि गौशाला से हम किस तरीके से अर्निंग ले सकते हैं, तो उससे हम बात करना चाहेंगे आज। तो मैं यहाँ से वीडियो थोड़ा बंद कर रहा हूँ अभी, क्योंकि इधर थोड़ी कनेक्टिविटी का भी प्रॉब्लम रहता है। तो मैं ऑडियो कंटिन्यू करूंगा और स्लाइड शो तो चालू रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो आज का जो अभी विषय हुआ अपर्णा जी का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझाया कि आपको खेती करने के लिए सभी जो जानवर है, सभी जो केचुए हैं, सभी कीट है, वो सभी हमें जरूरी है, क्योंकि उनके ही डिपेंड है सभी खेती। खेती बोले तो कृषि हम उसको कह सकते हैं। तो उसमें जीवामृत हम वो यूज करते हैं, भस्म यूज करते हैं, पंचामृत पंचगव्य यूज करते हैं, केचुआ तो वहां पे बने हुए हैं। तो ये सब सुनने के बाद सभी जो दर्शक है, सभी जो सुनने वाले, उनके पहचान में एक तो बात आ गई होगी कि ये सब में मेन रोल जो है हमारा, वो गौ माता का है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि हमारी जो भी पूर्व परंपरा है, उसके हिसाब से अगर हम खेती करते हैं, तो वो खेती वाला कभी भी फेल नहीं हो सकता है। ये आप ऑन रिकॉर्ड भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पूर्व ऋषियों ने एक पथ आपको बता दिया है। जैसे कि एक्चुअली मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता देता हूँ। मैं 9 साल का था, तब से केरला में, उसके बाद यूपी में, उसके बाद एमपी में जाके मैंने कृष्ण यजुर्वेद, जो हमारे 4 वेद है, उसमें से कृष्ण यजुर्वेद का अध्ययन किया था। और अध्ययन करते टाइम मुझे ये बात बहुत ही अलग लगती थी कि हमारे वेदों में, शास्त्रों में गाय को माता बताया गया है, लेकिन एक्चुअल में बाहर जब हम घूमते हैं तो देखने को मिलता है कि गौ माता कहाँ भी घूम रही है। गौ माता जिसके पास नहीं जाना चाहिए, उनके पास जाके खत्म हो रही है। तो ये सब क्या चल रहा है? वेदों में, पुराण में इतना वर्णन किया है, उनको सभी देवताओं को प्रथम साक्ष्य माना है, लेकिन बाहर जगत में तो ऐसा नहीं चल रहा है। तो इसलिए मैंने इसमें कुछ विचार किया, ध्यान किया, और मैंने जो पढ़ाई की थी 12 साल, तो उसका सार निकल के मैंने ये डिफेंड किया कि मुझे जो भी करना है वो देसी गाय में ही करना है। जैसे अभी अपर्णा जी ने बताया था कि अभी लोगों को यही पता नहीं है कि गाय यानी क्या। कि आज भी आप देखते हैं तो बहुत बड़े बड़े लोग हो या फिर बहुत बड़े बड़े संस्थाएं हो, उसमें आपको देसी गाय के ज्यादा और ही गाय आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअली बाकी काउस को गाय बोलना, ये हमारे देसी गौ माता की निंदा करने जैसा है। तो आज अगर हम देखेंगे कि गौ माता से पूरी खेती हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अभी हम दिखा रहे हैं कि हमारे एजेंडा, यानी गौ पालन आपको करना है, तो उससे आपको एजेंडा क्या रखना चाहिए। तो सबसे पहली मेन चीज है कि आपको गौ पालन करना चाहिए। क्योंकि आज बहुत दिक्कत यही है कि बहुत से लोग, उनको पंचगव्य चाहिए, उनको जीवामृत चाहिए, उसको भस्म चाहिए, लेकिन उनको गौ नहीं चाहिए। हमारे गौशाला में वो लोग आते हैं, यहाँ से पंचगव्य, यहाँ से जो जीवामृत लगता है उसके लिए गोबर लेके जाते हैं, गौमूत्र लेके जाते हैं,
लेकिन जब मैं उन दोस्तों को बताता हूँ कि अभी आप इतना पंचगव्य पे आ रहे हैं, आप जीवामृत पे आ रहे हैं, तो एक ना सही आप गौ माता वहां पे संभालिए, क्या ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपकी 5-10 एकड़ जमीन है, एक दो गौ माता तो आप रख सकते हैं। लेकिन आज की मेंटेलिटी इतनी खराब है कि लोग लोग जो है वो गौ पालन करने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे पहले हमारे एजेंडा में गौ पालन ज्यादा से ज्यादा लोग करना चाहिए, हमारा वो गौ आधारित कृषि। अब यहाँ पे मैंने कृषि जो यहाँ पे लिखा है यानी ईर्थ में, तो इसके बहुत से अलग अलग अर्थ है। अगर हम जानना चाहेंगे तो कृषि का जो मेन धातु है जिसको कृष हम बोल सकते हैं, और उसी के धातु में उत्पन्न कृष्ण जिन्होंने बहुत गौ माता का प्रचार किया प्रसार किया, कृत यानी कार्य, या फिर उसके आगे जाके हम देखेंगे तो कृत्तिका यानी नक्षत्र है। तो इसके क्या मेलजोल है ये समझने के हम करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए कि हमारे खेती के लिए, जैसे अभी पूर्व संभाषणकर्ता अपर्णा जी ने भी बताया कि गौ माता तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके समान या उससे थोड़ा ज्यादा वृषभ राज हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि वृषभ के साथ ही हम खेती करते थे। आज ट्रैक्टर आ गए, बहुत बड़े बड़े पैमाने पे अलग अलग मशीनरीज आ गई, लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे कि जब तक वृषभ राज के पैर आपके खेती में नहीं घूमते हैं, तब तक वहां पे लक्ष्मी, हमारे शास्त्र में या फिर हमारे कृषि में क्या लिखा है कि गोमय वसे लक्ष्मी, यानी गोमय जब तक उस हमारे खेती में कृषि में नहीं पड़ेगा तब तक वहां पे लक्ष्मी नहीं आने वाली है। ये तो फैक्ट है। लेकिन आज अगर हम देखेंगे कि इसके पूरा विरुद्ध से वहां पे ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा कीटनाशक स्प्रे करते हैं, और पूरी खेती जो है वो हमने अभी कम टिकाऊ कर दी है। तो सबसे मेन चीज ये है कि आपको अगर वृषभ राज आपके खेती में घूमेंगे तो से आपको खेती में मुनाफा होगा। अभी इसका और एक मैं शब्द बताने जा रहा हूँ कि वृषभ राज जैसे है वैसे वृषभ राज भी होती है। अगर होते हैं अलग अलग वहां पे हम राशियां बोलते हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे कि वृषभ राशि, और ये मैं पूरे अच्छे तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि कृषि पराशर नाम का जो ग्रंथ है तो उसमें ये सब बताया हुआ भी है, क्योंकि हम लोग उसी पे तो फॉलो करते हैं। तो उसमें क्या बताया गया है कि वृषभ राशि में जब आप कुछ भी खेती करना स्टार्ट करते हैं, पूर्व जमाने से अगर आप देखेंगे तो वृषभ नक्षत्र में जाके कृत, यानी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कृषि का जो कृत धातु आता है, तो कृत्तिका नक्षत्र से ही पहले हल का पूजन करने के बाद उसको निकाला जाता था और आपकी खेती में, आपकी कृषि में उसको घुमाया जाता था। और कृत्तिका नक्षत्र होने के बाद रोहिणी नक्षत्र तक सब काम खत्म होता था, मृग नक्षत्र आते आते बारिश आती थी और उसके बाद बीज बोया जाता था और अच्छे तरीके से फसल निकल के आती थी। तो ये सब सिस्टम था, इस सिस्टम से सब चलता था। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो ये पूरे सिस्टम हमने ही बिगाड़ दिए, पूरा नेचर हमने ही बिगाड़ दिए। जिस तरीके से पहले बारिश आती थी मृग नक्षत्र पे, वो अब बहुत दूरी तक जा रही है, क्योंकि हमने नेचर का बहुत ही उसका कष्ट दिया है उनको हमें। तो उसके बाद जो हमने तीसरे स्थान पे लिया है कि गौ आधारित चिकित्सा एवं उपाय। अगर आपके पास गौ है तो कृषि तो आप अच्छे तरीके से कर ही सकते हैं, लेकिन उससे भी आगे जाके चिकित्सा आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और मैं गए 15 साल से इस विषय में काम कर रहा हूँ, और 1-2 साल के बच्चियों से तो 80-90 साल तक के बूढ़ों तक मैंने चिकित्सा की है, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट उसको उभर के हमारे सामने आए। और ऐसा नहीं कि ये खाली कुछ मिनिमम लोगों पे किया है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग भी शामिल हैं, और हमारे इधर उन्होंने आके इसके लिए ट्रेनिंग भी लिया है। उसके आगे जो चौथा हमारा एजेंडा है उसमें गौ आधारित प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोडक्ट्स क्या है कि डेली यूज जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है वो सब हम हमारे गौ माता के आधारित पंचगव्य से बना सकते हैं। और फाइनली जो है वो गौ आधारित इकोनॉमिक्स, यानी गौ आधारित अर्थ। तो गौ आधारित अर्थ क्या है कि हम अगर जब पूर्व जमाने में देखेंगे कि भारत को विश्व गुरु माना जाता था, पूर्व जमाने में कहते थे कि भारत में सोने की चिड़िया घूमती थी, यानी क्या है कि ये सब जहां भी गौ माता हमारी घूमती थी, जहां भी गौमूत्र डालती थी, जहां भी गौमय डालती थी, तो वहां तो सुवर्ण ही डालती थी। अभी अभी पिछले साल हमने देखा कि जूनागढ़ इंस्टीट्यूट ने भी इसमें अध्ययन किया, हमारे बहुत पूर्व ग्रंथों में ये साफ साफ लिखा है कि सुवर्ण गाय के गोबर में और गौमूत्र में प्रचुर मात्रा से उपलब्ध है। इसीलिए तो गोमय वस्ते लक्ष्मी कहते हैं। आज अगर हम देखेंगे कि सोने को हम लक्ष्मी कहते हैं, एक आधा बहुत बड़ा आदमी वो फॉर्च्यूनर में घूमता है तो उसको हम लक्ष्मी वाला बोलते हैं, लेकिन वो फॉर्च्यूनर से पहले जो लोग हमारे अच्छे अच्छे पैसे कमाते थे वो बैलगाड़ी में घूमते थे, क्योंकि बैल या कृषि ये सभी का मेन फोकस था, ये मेन स्टार्ट था। तो इसलिए हमने ये एजेंडा में ये 5 फोकस क्लियरली रखे हैं कि आपको गौ पालन करना है,
गौ आधारित कृषि करनी है, गौ आधारित चिकित्सा करना है, गौ आधारित प्रोडक्ट्स बनाने हैं और गौ आधारित अर्थ को आपको ले जाना है आगे की स्तर पे। अब अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि गौ माता से हमें एक्चुअल में क्या क्या मिलने वाला है। तो आपके सामने है, सबसे पहले आपको गौ दुग्ध मिलने वाला है यानी मिल्किंग, उसके बाद गौमय मिलने वाला है आपको यानी गोबर, और फाइनली आपको मिलने वाला है गौमूत्र। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने गौ दुग्ध का स्लाइड छोटा रखा है, उससे थोड़ा बड़ा मैंने गौमय का रखा है और सबसे ज्यादा मैंने गौमूत्र पे रखा है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप 15 साल से काम कर रहे हैं लेकिन आपने ब्रीड डेवलपमेंट में क्यों काम नहीं किया? क्योंकि मेरा ये साफ मानना है, बहुत से लोग इनको इनकार भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा जो मेरे 15 साल से तजुर्बा है उसके ऊपर मैंने जो एक लाइन बना दी है वो ये है कि आप पूरी तरह से डेयरी प्रोजेक्ट पे 100% इसमें सक्सेस नहीं हो सकते। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने खाली दूध पे फोकस किया और उन्होंने अच्छे तरीके से गौशाला स्टार्टअप किया, लेकिन आगे जाते जाते उनको बहुत दिक्कतें आई। उसी के बावजूद अगर आप देखेंगे कि गोमय और गौमूत्र में जो भी लोग गए हैं उनको बहुत सारे इकोनॉमिक के आपके बहुत से रास्ते उनके सामने निकाल के आए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी और इकोलॉजी ये इसी सिस्टम पे फिक्स है कि आपको मिलने वाले गोमय का, गौमूत्र का और दुग्ध का किस तरह से आप यूज कर रहे हैं। तो गौदुग्ध तो ठीक है आपको मिलने वाला है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में पहले से ही बताया चुका है कि 2 हने यानी 2 लेना है और 2 आपको उसके जो बछड़िया है उनको देना है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे कि गोमय और गौमूत्र, मेरे नजर में एक भी ऐसी गौ माता नहीं है कि वो जन्मने के बाद उसका अंतिम समय आने तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि जिस दिन उसने गौमूत्र नहीं दिया, जिस दिन उसने गौमय नहीं दिया। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे कि गौदुग्ध का अगर हम सब्जेक्ट लेते हैं तो कम से कम 2.5 साल तक तो उसका गौदुग्ध नहीं मिलने वाला है। उसके बाद वो प्रेग्नेंट होगी, 9 महीने 9 दिन के बाद उसका बच्चा आएगा और उसके बाद वो दूध देगी। मेरे बहुत से मित्र हैं या फिर अभी जो सुन रहे हैं उनमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने गौ माता लाई है, 8-10 दिन के बाद वो जनी है और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो ज्यादा दिक्कत देने स्टार्ट कर देती है। तो ये बहुत ही कम समय ऐसा होता है कि एक्चुअल में गौ दुग्ध आपको इक्वली हर साल मिल सके। बहुत से ऐसी गौ माता होती है जो एक साल 1500 लीटर दूध देगी, अगले साल 2000 भी दे सकती है और 500 भी दे सकती है। तो ये मेरा फिक्स मानना है कि अगर आप गोमय और गौमूत्र में जाते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से आय आप देख सकते हैं। अभी अगली स्लाइड में हम देखेंगे भाई कि एक मिनट यहाँ पर विराम देना चाह रही हूँ। रवि सिंह चौधरी जी हैं हमारे साथ। वो हाँ थोड़ा सा अंग्रेजी में, क्योंकि हमारे यहाँ पर काफी अंग्रेज भी हैं, तो हाँ प्लीज रवि, कैन यू से अ फ्यू वर्ड्स? यू हैव बीन अनम्यूटेड। या कैन यू Hello, for everybody who can understand English? Yes. am I audible? Yes, you are perfectly. Yeah, yeah. So actually, Pratik Bhide ji has sir pointed very important point: the lactation period of a indigenous cow. So when you go for Jersey cows, they are basically for milching, means only for milking. So they have 7 or 8 months lactation cycle. But when we go for indigenous cows, maybe the lactation, the period, actually they would give the milk would be like 3 or 4 or 5 or 6 months. Okay. So what you will do for the rest of the period, means economically you will say that it is not a viable. Okay. If you have a farm, then it is okay because you are using cow dung and cow urine. But the third part that he has introduced, like gomay, means if you have a kind of using gomutra and cow dung in a product like a panchagavya, and then you trade, you have a means values, economic value, even for your non-milking period. That we need to focus when you go for a cow rearing or cow-based farming. Understood. Wonderful. Thanks, Ravi. That was very useful. ओके Very briefly put. कंटिन्यू। Yes, Pratik bhai, please हाँ continue. ठीक, ओके, थैंक यू वीरेंद्र जी। तो अगला जो स्लाइड आपके सामने दिख रहा है वो प्रॉफिट चार्ज का मैंने दिखाया हुआ है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने दूध का मेंशन अभी तो नहीं किया है क्योंकि मेरा ज्यादा फोकस ये पंचगव्य पे ही रहा है अभी तक का। तो जो डेयरी में जाना चाह रहे हैं वो तो डेयरी में जा सकते हैं, लेकिन जिनको इसमें आना है तो उनके लिए एक प्रॉफिट चार्ज मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो रेड वाला जो लाइन है वो गोमूत्र की तरफ ले जा रहा है और ब्लू वाला लाइन जो है
वो गोमय यानी गोबर की तरफ ले जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। इसका 2 कारण है। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से गोबर आपको मिलने वाला है, तो गोबर मिलने के बाद वो किस क्वालिटी का आपको मिल रहा है, ये पहली चीज़ है। क्योंकि बहुत जगह पे ये प्रॉब्लम आता है कि आप बहुत ज़्यादा उनको खिलाना चाहते हैं, या वो ऐसा खिलाना चाहते हैं कि जो नेचर के पास वाला नहीं है, वो अलग तरीके से जो हमें अलग-अलग खत मिलता है खाने के लिए, वो हम डालते हैं। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि जितना ग्रेजिंग गाय कर सकता है, उतना अच्छा क्वालिटी आपको गोबर में और गौमूत्र में आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो वो चढ़ता हुआ जो ग्राफ है, तो इसमें यही दिखाने हम चाह रहे हैं कि इसमें आपको जितना अच्छा क्वालिटी का गोबर आप ले सकते हैं, उतना ज़्यादा इनकम सोर्स हम इसमें जनरेट कर सकते हैं। अभी सब्जेक्ट में आगे जाने के बाद मैं आपको ये और क्लियरली बता पाऊँगा कि किस तरीके से हमें ये सब गोमय और गौमूत्र से आय ले सकते हैं। तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि जैसे अपर्णा जी ने बताया था कि कृषि में बहुत सी चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि जितना अच्छा अनाज मिलेगा, जितना अच्छा खाना मिलेगा, उतनी अच्छी आपकी फैमिली रहेगी, वो हैप्पी रहेगी, वो हेल्थी रहेगी, क्योंकि आपके कस्टमर को आपको वही तो देना है। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे मार्केट में तो 500 रुपए में भी घी मिल रहा है, 2500 में भी घी मिल रहा है और 10,000 में भी घी मिल रहा है। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि आपको आपका जो कस्टमर है, तो जितना अच्छा क्वालिटी आप बनाएँगे, उसी क्वालिटी के लिए तो आपको वो पैसा मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपके पास से अगर कोई आता है, 2500 किलो वाला घी लेके जाता है और उसको अगर कुछ मुनाफ़ा नहीं मिलेगा उस घी से, तो अगले टाइम आपके पास नहीं आने वाला है, क्योंकि 500 रुपए में वैसे भी मार्केट में ये सब मिल रहा है। तो कृषि के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, जो मैंने पहले ही मेंशन की थी कि पहले ज़माने में ये सब कृषि पराशर नाम का एक ग्रंथ है, जिसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि किस तरह से कृषि करना चाहिए। बैलों को किस जगह में घुमाना चाहिए, गाय को कहाँ पे रखना चाहिए, या फिर गाय के गोबर का किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि नीमास्त्र हो, ब्रह्मास्त्र हो, जीवामृत हो, भस्म से जो हम बीज बोते हैं वो हो, तो इसका सभी का उल्लेख कहीं न कहीं आपको इस ग्रंथ में जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपके पास अच्छे तरीके से कृषि हो, तो आप अच्छे तरीके से आपके फैमिली का हेल्थली पोषण आप कर सकते हैं। और आज तो आप देखेंगे तो हमारे यहाँ बहुत से लोग जो है वो टेरेस गार्डन भी आप लोग कर रहे हैं, या फिर क्योंकि पूर्व जमाने में बहुत ज्यादा खेती सब लोगों के पास हुआ करती थी। जैसे कि 10 एकड़ 15 एकड़ मिनिमम थी, लेकिन 10 एकड़ में 5 भाई आ गए, उसके 20 बेटे आ गए। तो ऐसे करते करते हर एक को तो 5-10 गुंठा ही मिलनी है, उसमें तो बंगला बांधना है और उसके बाद खेती कहाँ पे करें हम। तो इसलिए अगर हम देखेंगे तो जितनी कम लागत आपके पास हो, कम जगह हो, तो उसमें आप आपके कम से कम आपके फैमिली के लिए तो ये सब आप बना ही सकते हैं, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं। अब मेरा अगला जो स्लाइड है आप देख रहे हैं पंचगव्य वास्तु। ये बहुत ही बड़ा और असामान्य विषय है। अभी आज थोड़ा कम सा हमारे समय है, इसलिए मैं थोड़े थोड़े इसके कुछ माध्यम बनाने जा रहा हूँ। तो ये जैसे मैंने अभी बताया कि कृषि पराशर ग्रंथ, तो उसी तरह से हमारे बहुत से पूर्व ग्रंथ में जैसे कि मयमतम ग्रंथ है, मानसारम ग्रंथ है, तो उस ग्रंथ में क्लियरली लिखा हुआ है कि आपकी वास्तु किस तरह से बननी चाहिए। और उसका बहुत बड़ा सब्जेक्ट आज के इंटीरियर डिजाइन हो या फिर आज के सिविल इंजीनियर हो, उनके आज के भी सब्जेक्ट में, उनके आज के स्टडी में ये सभी ग्रंथों का बहुत ज्यादा उल्लेख आया हुआ है कि किस तरह से ये सब आप कर सकते हैं। तो इसका अध्ययन करने के बाद, क्योंकि मैं तो बेसिकली यजुर्वेद यानी वेदों का अभ्यास करने के लिए ही बाहर था, तो जब मैं वहां से आया, तो आने के बाद जब हमने यहाँ स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने के बाद मेरे ख्याल में ये पहले से ही था कि मुझे पंचगव्य का एक पूरा का पूरा वास्तु बनाना है। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि जो 10-12 साल पहले हमने यहाँ पे गौशाला बनाई, तो गौशाला बनाने के बाद जो हम यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, तो ट्रेनिंग हॉल मैंने पूरा गोबर और गौमूत्र का बना दिया। उसके बाद हमारे इधर ट्रेनिंग के लिए जो लोग आते हैं, उनके रहने के लिए मैंने 10 बाय 20 के या 15 बाय 30 के ऐसे कुछ रूम्स बनाए, कॉटेजेस बनाए। उसके बाद मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, वो भी 20 बाय 30 का पूरा गोबर और गौमूत्र का बना डाला। तो आज कम से कम किसी को भी 12 साल हो गए, किसी कॉटेज को 8 साल हो गए, किसी कॉटेज को 4 साल हो गए। यानी अगर आप देखा जाए तो 12 साल में कोई भी दिक्कत हमारे इस जो हमारे गोबर और गौमूत्र से जो बनाई हुई वास्तु थी उसको नहीं आई। और अगर आप देखेंगे कि उसकी लंबाई भी बहुत अच्छी है, उसकी ऊंचाई भी बहुत अच्छी है, और हमारे इधर बहुत ज्यादा कड़ी धूप आती है, बहुत ज्यादा बारिश आती है, बहुत ज्यादा वायु आता है। तो इसके सबके बावजूद अगर आप देखेंगे तो 12-12 साल इसमें कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि ये फोटो देखने के बाद बहुत लोगों को ये लग सकता है कि अभी ये तो पूरे मिट्टी का है या फिर पंचगव्य का है, तो इसकी लाइफ क्या होगी।
लेकिन मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि 12 साल तो मेरे यहाँ पे हो ही चुके हैं और वो आज भी बहुत बहुत अच्छे तरीके में उपलब्ध है और इसमें कुछ भी मुझे मेंटेनेंस नहीं करना पड़ा है, क्योंकि ऐसा भी लग सकता है कि अभी तो मैंने बना दिया लेकिन इसमें मेंटेनेंस क्या रहेगा, हर साल मुझे कुछ करना पड़ेगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 6 साल के पहले मैंने उसको खाली एक बार गोबर लगाया था, उसके बाद आज तक मैंने 1 रुपए का भी मेंटेनेंस नहीं किया है। और मेंटेनेंस का अगर आप पूरा इकोनॉमी देखेंगे तो देखिए खाली गोबर मैंने लगाया है, गोबर मेरे खुद का था, गोमूत्र मेरे खुद का था, पानी मेरा खुद का था, जो लगाने वाला आदमी है वो मेरा खुद का था। यानी उसके लिए मैंने अगर इकोलॉजी देखी तो मुझे 0 रुपए भी उसमें खर्चा आया है, कुछ भी मुझे 1 रुपए भी उसमें खर्चा नहीं आया है। तो अभी बात करेंगे कि ये वास्तु का निर्माण करने का किस तरह से मुझे ध्यान में आया। तो सबसे पहले हमने थीम ये रखी थी कि गाय जिसमें बैठती है, गाय एक जो मिनट क्या रवि जी थोड़ा मतलब ब्रीफली ट्रांसलेट कर सकते हैं क्या, 2-4 लाइन में? Yeah, okay. So actually, Pratik sir has mentioned, hello? Yes, Ravi. Yeah, actually, Pratik sir has mentioned ancient texts like Yajurveda and Krishi Parasara. And he also mentioned like the techniques you heard like Jivamrit or any other therapy or any other farming techniques, they have somehow origins in our own ancient texts. Okay. So he studied actually his purpose of study was to study Veda, but he got the understanding of farming and again the Panchagavya. So he focused on Panchagavya and returned back and to attend trainings and to arrange cottages for people. He make these cottages on the principle of Panchagavya Vastu. And he did a little maintenance on these, means just using cow dung, he did all these things. Oh, wonderful. This is very good. Yes, please go ahead, Pratik ji. तो मैं जो बता रहा था कि मेरा इसका थीम ये था कि गौ माता जिसके ऊपर बैठती है, गौ माता जो खाती है और गौ माता जो देती है। यानी अगर सीधे बात में बताया जाए तो गौ माता बैठती है वो मिट्टी पे है, यानी हमारे गौ माता जो खाती है यानी वो अलग अलग टाइप के चारा खाती है, और गौ माता जो देती है यानी वो पंचगव्य। तो ये तीनों चीजों का ही यूज करके मुझे ये बनाना है। इसके जो भित्ति थी वो इसी को ही यूज करके हमें बनानी थी। तो ये थीम हमने यहाँ पे लिया था। इसके बाद जो वास्तु आपके सामने है वो 20 बाय 20 का मैंने बनाया हुआ है। इसके लिए सबसे पहले मैंने जो चारा था अलग अलग टाइप का, वो चारा मैंने पूरे बाजू से उसको ढक लिया था, और उसके बाद पंचगव्य मैंने इसमें लिया था। उसका जो मैंने क्या टाइप में मिलाया था या कितना परसेंटेज मिलाया था वो भी मैं आपको और आगे जाके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये चीज है कि यहाँ पे हमने जब ये वास्तु बनाई तो सबसे पहले पूरे हमारे वास्तु को गोबर से चारे से मैंने ढक लिया, और उसके ऊपर पंचगव्य का लेपन मैंने कर लिया। पंचगव्य का लेपन करने के बाद उसके ऊपर फिर घृत का, उसके बाद फिर गौमूत्र का, और उसके बाद फिर गोमूत्र का, गोमय का। तो इस तरीके से मैंने उसको अलग अलग टाइप में ये सब बना लिया। 3 लेयर मैंने बनाए। अभी ये तैयार होने के बाद कम से कम 3 महीने हो गए, क्योंकि स्टार्ट मैंने उस टाइम किया जब लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। नेशनल लॉकडाउन स्टार्ट होने के बाद सभी लोगों के काम कम हो गए थे। तो 10-15 दिन के बाद हमारे घर वालों के ये ध्यान में आया कि चलो एक हमारा काम रह चुका था, ये ज्यादा व्यस्त शेड्यूल के कारण हम कर नहीं सके थे, लेकिन आज हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है तो वो कर सकते हैं। तो खाली 1.5 महीने में हमने, हमारे घर वाले सभी लोग मिलके, क्योंकि बाहर से कोई आ नहीं सकता था, बाहर कोई जा नहीं सकता था, कोई चीजें नहीं मिल रही थी, तो हमारे घर में जो 3-4 आदमी थे, हमारे जो गौ सेवक थे, ये सभी ने मिला के, खाली 3-4 लोगों ने मिला के घर के ही हमने ये जो वास्तु है वो 1.5 महीने में बना डाली। अभी इसमें आप देखेंगे तो 10 बाय 10 के 4 रूम मैंने बनाए हैं, और अलग से दरवाजे के सामने जो आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि हम उसको बालकनी बोल सकते हैं, हमारे इधर इसको पड़वी बोलते हैं। तो उसमें मैंने एक अच्छे तरीके से व्यू देखने के लिए, अगर बारिश आती है तो उसमें हम बैठ सकते हैं, ज्यादा धूप है तो उसमें हम बैठ सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग यूज करने के लिए मैंने यहाँ पे ये बनाया रखा है। तो इसमें मैंने, अगर आप देखेंगे तो 10 बाय 10 के 4 रूम्स मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो उसमें बेडरूम है, उसमें अच्छे तरीके से किचन बनाया हुआ है, उसमें अच्छे तरीके से डाइनिंग हॉल मैंने बनाया हुआ है, और उसमें मैंने अटैच भी बनाया हुआ है। तो ये सभी चीजें अगर आप देखेंगे कि एक ही जगह में मैंने लाई है, और इसके लिए लागत अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो हैरत अंगज पड़ जाएंगे, क्योंकि ओनली
1.5 लाख रुपए मुझे इसके लिए पूरा खर्चा आया है। अगर आप सुन सकते हैं, अगर आप जान सकते हैं कि आज के दिन में इतना अगर आप आरसीसी बनाना चाहते हो तो कम से कम 1200-1300 रुपए प्रति स्क्वायर फुट का रेट आज के दिन चल रहा है। और ये 1300 रुपए लेके अगर आप जाएंगे तो कम से कम ये 550-600 स्क्वायर फुट का ये वास्तु बन चुका है। तो इसका कितना खर्चा आएगा आप देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो मैंने 12 साल में मेरे खाली गोबर गोमूत्र के वास्तु को अगर कुछ नहीं हुआ है तो मेरे हिसाब से कम 25 साल, कम से कम, इससे ज्यादा भी जाएंगे लेकिन कम से कम 25 साल इस वास्तु को कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर हम बात करने वाले हैं कि आप गोबर गोमूत्र से बहुत कुछ यहाँ पे निकाल सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे झूला भी रखा है कि आप इसमें झूल भी सकते हैं अच्छे तरीके से, यानी पूरा ट्रेडिशनल, पूरा नेचुरल तरीके से आप इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत दर्शकों को, बहुत लोगों को ये प्रश्न रहता है कि हमने गौ माता लाई लेकिन इनका करना क्या है, इसका खाली गोबर लेके हम क्या करेंगे, इसका खाली गोमूत्र लेके क्या करेंगे। लेकिन आपके सामने ये सब स्लाइड में इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए कि मुझे करना क्या है, क्योंकि इतने सारे रास्ते आपके पास पड़े हुए हैं कि आप 100 में से एक भी रास्ता लेके जाते हैं ना तो कम से कम आप इतने आगे निकल जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना कमा रहे हैं। क्योंकि मैं खुद से बता रहा हूँ, जब मैंने पहली गाय ली थी, गौ माता ली थी, तो मैंने लोन लेके ली थी, लेकिन आज कम से कम 100 के ऊपर मेरे गौ माता है, 4 जगह पे मेरे शाखाएं है, इसलिए ब्रांचेस है, और आज कम से कम 15 से 20 लोगों का हमारा वर्कर्स यूनिट है। तो आप इसमें से जान सकते हैं कि इसका खर्चा कितना होगा आज के दिन, और ये सब जाने के बाद भी मैं प्रॉफिट में हूँ। तो इतना अच्छा प्रॉफिटेबल यूनिट आप अच्छे तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी अगला जो स्लाइड है इसमें हम बात करने वाले हैं कि ठीक है, ये तो पंचगव्य का वास्तु भी हम बना सकते हैं, लेकिन गौमूत्र से चिकित्सा किस तरह से हम कर सकते हैं। अभी आज दिन विश्व में बहुत जगह पे गौमूत्र में रिसर्च हो रहे हैं, बहुत जगह में गौमूत्र के बनने वाले जो प्रोडक्ट्स है उसमें मांग है। आज कम से कम 4 देशों में तो हमने ऑलरेडी पंचगव्य के जो हमारे अलग अलग प्रोडक्ट है वो दे रखे हैं, वहां पे लोगों ने यूज किया है और भी वहां पे वो मांग रहे हैं। तो आज पूरे विश्व में अच्छे तरीके से गौमूत्र के लिए जो हमारे अलग अलग टाइप के जो चिकित्सा हम बोल सकते हैं, पंचगव्य के जो वस्तुएं बन रहे हैं, तो इसके बहुत ज्यादा रिजल्ट है। और ये अर्क के स्वरूप में अगर आप बनाएंगे तो उसकी वैलिडिटी भी बढ़ जाएगी, रिजल्ट भी बढ़ जाएगा, और लोगों को लेने में भी आसानी होगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को बोलते हैं कि चलिए आप गौमूत्र ले लीजिए, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि गौमूत्र का आने वाला जो वास है उसके लिए बहुत लोग उनको लेना ना पसंद करते हैं। तो उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप गौमूत्र का अर्क निकाल के अगर आप मार्केट में बेचेंगे तो उससे भी लोगों को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। और ऐसा अर्क कम से कम 15-20 साल भी आप रख देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने 15 साल पहले जो अर्क बनाया था वो आज भी बहुत अच्छे और सुस्थिति में यहाँ पे उपलब्ध है। तो अब आगे जाके हम देखेंगे कि गौमूत्र का अर्क हम किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले एक ग्लास के बॉटल में हमने जो गौमूत्र पकड़ा हुआ था वो हमने रखा है। सेकंड यानी बीच वाला जो है उसमें हमने एक स्टील का बॉयलर रखा है जो हमने खुद तैयार किया हुआ है। और तीसरी जगह पे आप देख रहे हैं कि मिट्टी का एक ऊपर वाला कंडेंसर है और नीचे वाला मटका है। तो ये पूर्व जमाने में इस तरीके से अर्क निकाला जाता था। जो मिट्टी का हमारा माठ था, बर्तन था, उसमें गौमूत्र सब जो है वो छान के भर दिया जाता था। उसके ऊपर वाला जो हमारा कंडेंसर हम बोल सकते हैं उसको वो रखा जाता था, और उसके ऊपर फिर से एक मिट्टी का बर्तन रखा जाता था कि ये जो भाप आएगी वो उसमें से निकल के ऊपर आएगी, और निकल के ऊपर आने के बाद आपको एक नॉब दिख रहा होगा मिट्टी के बर्तन को, तो उसमें से वो निकल के बाहर आता था। तो ये पूर्व जमाने की सिस्टम थी। तो ये भी आप कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता और बहुत अच्छा है। उसके बाद जाके हमने जो बनाया हुआ है वो बेच वाला है, वो कम से कम 20 लीटर कैपेसिटी वाला हमने बनाया है, और इसमें आप मैक्सिममली 18 लीटर का अर्क जो है वो निकाल सकते हैं। अभी मैंने एक छोटा वीडियो भी किया हुआ है कि उस माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से आप अर्क बना सकते हैं। तो अभी देखिए, ये गौमूत्र का बॉयलर यहाँ पे लगाया हुआ है। ये दोनों बॉयलर, जो पहला वाला लेफ्ट वाला है वो मैंने पहले बनाया था, और उसके बाद जाके थोड़ा बड़ा चाहिए इसलिए मैंने मोटा वाला बनाया। अभी हमें क्या करना है कि जो छान के लिया हुआ सुबह का जो गौमूत्र है वो गौमूत्र हमें उस बॉयलर में डालना है, और उसके बाद गौमूत्र किस तरह का चाहिए या फिर किस दिन का चाहिए, इसके भी बहुत से कुछ नियम हैं। हमारे इधर इसका एक ट्रेनिंग चलता है जो पूरे 1 साल वाला होता है, और BSS यानी नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर किया हुआ ये कोर्स है, जिसके माध्यम से एडवांस डिप्लोमा इन पंचगव्य थेरेपी इस नाम का पूरा कोर्स आप करके एथोराइट तरीके से
ये सब चीजें आप बना सकते हैं। तो इसमें सब सिखाया जाता है कि कौन कौन से नियम आपको यहाँ पे लेने चाहिए। तो इस सभी नियम को लगा के जो गोमूत्र मिलेगा वो गोमूत्र हमें उस पात्र में डालना है। डालने के बाद उसके ऊपर अच्छे तरीके से ढक्कन लगाना है। अभी राइट में आप देखेंगे तो ढक्कन लगाने के बाद उसको एक सिलिकॉन ट्यूब के जरिए हमने कंडेंसर को अटैच किया हुआ है। तो कंडेंसर जो है वो मैंने ग्लास का बनाया हुआ है और उसको 2 पाइप मैंने लगाई है। नीचे वाला एक पाइप आ रहा है इनलेट लेके, यानी आने वाला पानी लेके। मेरे राइट साइड में आप देख रहे हैं। हाँ, तो जो आने वाला इनलेट है वहां से पानी आएगा और स्पाइलर को घूमते घूमते उधर से ऊपर के आउटलेट से वो निकल जाएगा। तो गोमूत्र जो भाप निकलेगी वो इस सिलिकॉन के पाइप में से निकल के कंडेंसर में आ जाएगी। कंडेंसर में आने के बाद वो 50% तक आते आते उसका ठंडा हवा लगा के उसका पूरा ड्रॉप बन जाएगा और वो इस तरह से निकल के नीचे वाले जो मिट्टी का बर्तन है उसमें आके जमा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अर्क बना सकते हैं। इसका बहुत सी विधि है, वो भी आप उसमें सीख सकते हैं कि उसमें अमोनिया कितना परसेंटेज निकालना है, उसमें अर्क कितना परसेंटेज निकालना है, उसमें क्षार कितना बचेगा। तो ये सब जाके आप हमारे ट्रेनिंग सेशन में या फिर आपके आसपास कोई अगर लोग है तो उनको भी आप जानकारी ले सकते हैं या इधर आके भी आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। तो इसके लिए आप अभी हमारे गौशाला में कम से कम 50 के ऊपर ट्रेनिंग के लिए लोग आते रहते हैं। अभी तक कम से कम 600 के ऊपर लोग पूरे भारत विश्व में या भारत के बाहर भी ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं और अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं। अभी ये ट्रेनिंग हॉल में जो मैंने अभी बताया था कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो व्हाइट बोर्ड के पीछे वाली जो भी भिंती है वो सभी मैंने, जो दीवार है वो सभी मैंने गोमय और गोमूत्र से बनाए हुए हैं, जो कम से कम 12 साल उसको हो चुके हैं। और अगर आप देखेंगे वो मेरे गौशाला के वेस्ट साइड में है। वेस्ट साइड से बहुत ज्यादा बारिश आती है, बहुत कड़ी धूप आती है। वेंटिलेशन के लिए मैंने ऊपर थोड़ी सी जगह रख दी है। तो 12 साल होने के बावजूद जो नीचे वाला फ्लोर है वो भी मैंने पूरा गोबर का बनाया हुआ है। तो 12 साल होने के बावजूद उसको एक खरोच भी नहीं आ रही है, बहुत अच्छे तरीके से आज भी वो सेट है। तो ऐसे आप अलग अलग तरीके के दीवारें आप बना सकते हैं। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि गोबर का हम क्या कर सकते हैं। तो इसका एक छोटा वीडियो हम प्ले कर रहे हैं। तो गोबर तो डायरेक्टली बहुत लोग क्या करते हैं, गोबर निकालते हैं डायरेक्टली उठा के एक गड्ढे में फेंक देते हैं और साल में एक बार निकाल के उसको कृषि में खेती में डाल देते हैं। तो इससे बढ़िया अगर आप देखेंगे कि उसका धूप स्टिक बनता है और एक भी ऐसा आदमी नहीं है कि घर में वो धूप स्टिक नहीं लगाएगा। जो भगवान को मानता है वो भगवान के सामने लगाएगा। उसके आगे जाके जो अलग अलग आज के दिन अगर आप देखेंगे कि बहुत वायरल इन्फेक्शन है, तो ये इन्फेक्शन कम हो इसके लिए भी हमने कुछ धूप स्टिक बनाई है। उसके आगे जाके हमने बहुत अलग अलग वैरायटी, कम से कम 8-9 वैरायटी हम बना रहे हैं और बहुत ही रिजल्टेबल वो है। और सबको पता ही है कि गाय के गोबर जलने के बाद जो ऑक्सीजन की जो मात्रा बढ़ती है, क्योंकि अभी इन दिनों हमने बहुत लोगों पे जैसे भस्म का रिजल्ट लिया कि उनकी भस्म लेने से पहले, क्योंकि ये आप घर में बैठे भी कर सकते हैं क्योंकि ऑक्सीमीटर जैसे जो इक्विपमेंट्स है वो आज 1000-1200 में मिल रहे हैं। आप घर बैठे पहले ऑक्सीमीटर आप लगा लीजिए, पहले आपका ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए, उसके बाद भस्म का मिला हुआ पानी आप पी लीजिए और उसके बाद इमीडिएट 2 मिनट में आप ऑक्सीमीटर लगा के उसका चेक कर सकते हैं कि कितने परसेंट में। यानी आप जब भस्म का जल लेते हैं तो उनका, मैंने बहुत लोगों पे ऑक्सीमीटर का ट्राई किया है, 100% उसका ऑक्सीजन लेवल उसमें देखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत बेहतरीन चीज है कि आप घर में भी इसका प्रायोगिक तत्व से साइंस बेस पे इसका यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली आप ये जान सकते हैं कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो ये धूप स्टिक जो है वो आप बना सकते हैं। उसके बाद गोबर, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली गोबर यूज करते हैं तो आज के दिन एक ट्रॉली गोमूत्र या गोबर मैक्सिममली 3 या 4 हजार रुपए में जाता है। यानी 1 टन गोबर आपका जाएगा तो उसका 3 या 4 हजार मिलेगा। तो 3 या 4 रुपए किलो में आपको मिलने वाला है। अभी मैं आपको बता दूं कि 1 किलो गोबर आप लेते हैं, उसका अगर आप धूप स्टिक बनाते हैं तो आज के दिन मेरे यहाँ 6 रुपए में एक धूप स्टिक में बिकता हूँ और कम से कम 50 धूप स्टिक बनते हैं। यानी 250 रुपए बन जाएंगे। मैक्सिममली 50% उसका खर्चा आएगा, यानी 125 रुपए खर्चा आएगा। 50 रुपए हम छोड़ देते हैं हमारे मजूरी की, तो और भी बचेंगे 75 रुपए। तो दोस्तों आप इसका विचार कीजिए कि 1 किलो गोबर की रकम 75 रुपए हो रही है। और ये मैं खाली ऐसे ही बकबक नहीं कर रहा हूँ, ये 15 साल में मैंने जो किया हुआ है उसके आधार पे भी इतना स्ट्रांगली बोल रहा हूँ कि ये 100% सच है। उसी के साथ आप देख रहे हैं स्लाइड में कि यहाँ पे पंचगव्य का साबन मैंने बनाया हुआ है, सौंफ बनाया है। तो इसमें मैं भी
पंचगव्य में मैं गोबर का रस निकाल के इसमें यूज कर रहा हूँ। बहुत लोगों के बहुत बड़े बड़े, बहुत जो नाम भी मैं ले सकता हूँ जैसे ईसब हो या फिर कोई सोरासिस हो, तो मेरे बहुत ऐसे दोस्त हैं कि जिनको 100% रिजल्ट इस गोमय साबन से मिले हुए हैं। उसी के साथ राइट में आप देखेंगे तो गोबर का और यूज क्या हो सकता है, तो इसमें आप देखेंगे कि पूरी तरह से हम नेचुरल ट्रेडिशनल तरीके से ये सब घी बनाते हैं। तो मिट्टी का जो बड़ा वाला बर्तन है उसमें हम जो निकाला हुआ दूध है वो डालते हैं। ये जो लकड़ी वाला बिलोना है, मथनी है, तो इसके जरिए हम इसमें से मक्खन निकालते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि चर्निंग बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि घर्षण और कर्षण इसके माध्यम से जब वो नवनीत जिसको हम मक्खन बोलते हैं वो उभर के आता है और उसको अच्छे सॉफ्ट हाथ से आप निकालते हैं, वो मिट्टी वाले बर्तन में आप डालते हैं और गाय के कंडों के ऊपर ही उसको आप घी में रूपांतरित करते हैं। तो जब आप ये सब बनाएंगे ना, इसका स्वाद इतना बेहतरीन रहता है कि वो बनाते बनाते जब आपके शरीर में ये चला जाएगा तभी आपके 90% तो रोग वहां पे ही खलास होने वाले हैं, आगे आपको कुछ लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे, क्योंकि बहुत से मेरे श्रोते ये सब कर रहे होंगे अभी, आज वो क्या कर रहे होंगे कि स्टील के बर्तन में कर रहे होंगे या फिर और अलग अलग बर्तन में कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप खुद एक मिट्टी का बर्तन लाइए, आप जो स्टील में बनाते हैं वही मिट्टी में बनाइए और उसका फ्रेग्रेंस, उसका स्वाद, उसका रंग ये सब देखिए, बहुत ज्यादा फर्क आपको मिल जाएगा। आज कम से कम 4 से 5 देशों में मैं खुद ही मेरा घी अच्छे दाम में मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब इस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से आप ये घी बनाते हैं बहुत बढ़िया क्वालिटी आपको मिलने वाली है और बहुत ज्यादा ग्राहक आपको मिलने वाले हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे उसकी अगली स्लाइड जो है कि अलग अलग, हाँ 3 मिनट और हैं। हाँ ठीक, अलग अलग तरीके के हम जो धूपस्टिक है, अलग अलग तरीके के जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो हम बना सकते हैं। अगले स्लाइड में आप देखेंगे कि इतना वैरायटी है कि अभी तो मैंने यहाँ पे 2 चार्ट मेरे लगाए हुए हैं, और भी ज्यादा मेरे प्रोडक्ट है लेकिन वो मैं लगा नहीं पाया। तो कम से कम 80 के ऊपर प्रोडक्ट अभी हम बना रहे हैं। अगले स्लाइड में आप देखेंगे, ये देखिए इतने सारे प्रोडक्ट है। लेफ्ट वाले तो खाली गोमूत्र से बनने वाले हैं, राइट वाले पंचगव्य से, और उसके बाद जाके डेयरी में अगर आप काम करते हैं तो और भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। एक दो चीजें मैं और मेंशन करना चाहता हूँ कि मेरे राइट वाला जो चार्ट है उसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे तो कर्णामृत और नेत्रांजन। तो आप सोच सकते हैं कि 365 दिन में ऐसे 2 ही दिन हैं जिसके एक दिन में ये कर्णामृत बनता है और एक दिन में नेत्रांजन बनता है, यानी बौद्ध पूर्णिमा जिसको हम नवतपा बोल सकते हैं। क्योंकि ये पूरा प्योर साइंस है, नेचर बेस पे, हमारे ग्रंथों के बेस पे इसमें प्योरली लिखा चुका है कि आपको किस दिन का गोमूत्र किस लिए यूज करना है। आज तो ठीक है साइंस पे सभी मानते हैं, साइंस पे चलना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास साइंस नहीं है तो इससे फेल है। तो ये अगर आपके माइंड में है तो आप कुछ भी नहीं ले सकते या फिर आपको कोई रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप इसमें जानकारी और भी ले सकते हैं, क्योंकि आज हम बहुत सालों से इसमें रिसर्च कर रहे हैं। हम अलग अलग गवर्नमेंट को ये बात बता रहे हैं कि आप हमें ऐसे लैब करके दीजिए जिसमें हम ये सब चीजें प्रूफ कर सके कि इसमें क्या क्या रिजल्ट है। तो नेत्रांजन हमारा ओनली कोजागिरी पूर्णिमा में बनता है और कर्णामृत हमारा ओनली बौद्ध पूर्णिमा में बनता है। तो देखिए कि कितना प्योरली लिखा चुका है कि आप किस तरीके से और किस किस जगह पे ये सब कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा फायदा अगर आपको गोमूत्र, गोबर और इन सब चीजों में मिलने वाला है तो ये सभी पे आप ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आज का समय भी खत्म हो रहा है, क्योंकि ये बहुत इतना बड़ा विषय है कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि मैं बहुत दिन बोलता रहूंगा तो भी खत्म नहीं होंगे। आज गौरी जी ने ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सभी को दिया है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली गोबर और गोमूत्र ले जाए और उसका बाद में करे क्या। तो गोमूत्र और गोबर के माध्यम से आप एक सस्टेनेबल मॉडल बना सकते हैं, क्योंकि गौ तो गति का कारण है। आप अगर देश में अभी देखिए कि बहुत लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो अंग्रेजी में गौ यानी क्या है कि स्पीड। तो आप देख सकते हैं कि गौ यानी गति, यानी संस्कृत में जो शब्द है गौ माता, की गौ यानी गति देने वाली माता। अब वो आपके जीवन में हो, आपके स्वास्थ्य के कारण हो, आपके अर्थ के कारण हो, सभी को जो गति दे सकती है वो हमारी गौ माता है। तो सबको इनमें आना चाहिए, सबको ये सस्टेनेबल गौशाला प्रोजेक्ट वर्क करना चाहिए और अच्छे तरीके से आप इसमें अर्थ कमा सकते हैं। और अर्थ तो ठीक है कि आज एक दिन मिलने वाला है, आज का पैसा कल नहीं है, लेकिन आपको स्वास्थ्य जो मिलने वाला है ना भैया, वो आप हजारों कोटि में भी नहीं उसको प्राप्त कर सकते। आज देखिए इतने वैश्विक महामारी है, इतना सारा पैसा हम खर्च कर चुके हैं,
मेरे हिसाब से जो भी लोग गोमूत्र लेते होंगे उसको ये सब महामारी छू भी नहीं सकती है, क्योंकि गाय से हमने जो मिलने वाला जो चिकित्सा है, जो हमको मिलने वाला आपको आत्मसम्मान है, वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये आत्मसम्मान मिलता है। इसीलिए तो आपसे इतना दूर बैठा हुआ आदमी आज आपके सामने हजारों 2000 किलोमीटर के लंबे होने के बावजूद मेरे गौशाला से मैं आपके सामने हूँ। ये मेरे गाय गौ माता ने मुझे दिया हुआ एक आत्मसम्मान है, नहीं तो मैं आपके सामने नहीं आ पाता। तो गौरी जी का मैं विशेष रूप से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मेरा मनोबल व्यक्त नहीं, करने के लिए। इसमें तो आप समझिए कि बहुत बड़ा हमारे ऊपर कृपा है कि हमें आपका सानिध्य मिला और आपसे सुनने को मिला। और प्रतीक जी, धन्यवाद। सबको समझ में आ गया है कि आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए। और मेरा तो मन यही कह रहा है कि अभी हम लोगों को प्रॉपर 2 दिन का प्रॉपर फुल 2 डेज का सेशन होना चाहिए, 100%। जिसमें प्रोडक्ट इंटरेस्टेड हो, वो प्रोडक्ट सीख सकें। और साथ में वो लोग इस बार ऐसे करना चाहिए अगली बार के लोग गोबर और गोमूत्र लेके आए और आप उनको सिखाएं सामने कि ये देखो इसको बहुत ऐसे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक स्किल डेवलपमेंट वाला प्रोग्राम बहुत जरूरी है। आपको सुन के खुशी होगी कि एनडीआरआई में मैंने ये प्रस्ताव कोई 1.5 साल पहले रखा था कि आप जो डेयरी के ऊपर इतना फोकस करते हैं, आपका नाम ही नेशनल डेयरी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, आप नॉन डेयरी में भी उतना ही फोकस करने लग जाइए। बहुत बढ़िया। इसका बहुत फायदा है। वहाँ के जो साइंटिस्ट लोग हैं अभी भी थोड़े रेडी नहीं थे इसको, पर लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी काफी पुश आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो आपका मॉडल है वो सब जगह हो, और इसलिए मैंने बड़ा सोच समझ के आपको सामने रखा था, क्योंकि मुझे मालूम है कि कई बात तो करते हैं लेकिन वो बहुत अद्भुत है। और वाकई रूरल इकोनॉमी के लिए एक बहुत इट इज रियली व्हाट शुड आई से, it's really vocal for local. If there is one thing which is central to it, I think it's the Goshala. And I think I had almost forgotten to put dairy in this session, frankly speaking, because I was so excited about what else can happen with our cattle and our cows. So Vidya, of course, Vidya, I don't know whether these are questions which she might want to answer, but what we will do is we will have another detailed session. जो लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे ये चीज सीखने के लिए, उनके लिए एक अच्छा अलग से होगा। एक सवाल आपके लिए जरूर है कि ये जो आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं गोमूत्र के, जैसे आपने बोला कि बोध पूर्णिमा में बनता है, और एक और पूर्णिमा का भी नाम लिया था आपने। ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो गौमूत्र के बनते हैं और की समझो, उसमें क्या आयुष मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती है इनका? उसके लिए आयुष में कुछ अभी बताया है कि आप किस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि इसका एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो भी लैब है वो लैब प्रूफ नहीं कर पा रहे कि इसमें एक्चुअली है क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं कि अगर मैं अभी 2 साल पहले मैंने भारतीय विद्यापीठ, बहुत लोगों को पता होगा, तो उनके जरिए मैंने मेरे घी का कुछ साइंटिफिकल मैंने वहां पे टेस्ट किया था, क्योंकि पौर्णिमा से अमावस्या तक का जो निकलने वाला घी है उसका रिजल्ट मैं देखना चाहता था, और अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक निकलने वाले का जो घी है उसका भी रिजल्ट मैं देखने वाला था, क्योंकि पूर्णिमा तक का जो घी है उसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। खाली घी ही नहीं, गौमूत्र है या गोबर है, तो मैंने जब उसमें जाके, वो बहुत ही जबरदस्त लैब है, पूरे विश्व में उसको माना जाता है, तो बहुत सी जगह पे ओनली डॉट है कि वो फाइंड आउट नहीं कर पाए कि एक्चुअली में ये क्या प्रोडक्ट है कि जो इतने अच्छे तरीके से रिजल्ट बना रहे हैं। और उसमें बहुत अच्छे तरीके से उभर के आया कि 100% पूर्णिमा वाला जो घी था वो अमावस्या का जो घी था उससे बहुत बेहतरीन उसके रिजल्ट हमें मिल रहे थे, वो ऑन लैब मैंने प्रूव करके लिया हुआ है। और ऐसे बहुत से चीजें हैं कि मैं और भी लैब में काम कर रहा हूँ, हमारे कुछ दोस्त भी इसके लिए हमें मदद कर रहे हैं, तो मुझे लगेगा कुछ तो देर जाने वाली है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी यही नहीं, अभी पूरा नेचुरल फार्मिंग का जो बेस है वो भी जो मून के साइकिल्स के ऊपर बेस्ड है। बायोडायनेमिक्स का भी नया नाम, 100%। लेकिन हम लोग तो बायोडायनेमिक्स क्या अगर देखेंगे कि पूरे विश्व में चल रहा है, लेकिन उसको भी बताया गया है कि एक संवत्सर में वो लगना चाहिए, या अयन जब बदलता है वही वो लगना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व जो है वो मान चुका है कि ये सभी जो है, क्योंकि अभी तो अलग अलग वैरायटी, अलग अलग लोग हम मानते हैं, लेकिन एक जात पात पन तो कुछ भी हो, लेकिन नेचर तो सबके लिए एक ही है। हम सभी नेचर से ही उभर के आए हैं, तो सबको यही लगने वाला है और इसी से रिजल्ट मिल सकता है।
आपने एक जो आपके इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ था, वो शायद उसके ऊपर बात नहीं हुई कि आपने कई लोगों को ये मिनी उद्योग, छोटे उद्योग चलाए हैं इसके लिए, इस हाँ क्षेत्र में, उसके बारे हाँ में 2 मिनट कुछ बोल सकते हैं? हाँ, तो इसके लिए मैंने, जब हमारे इधर ये सब गौशाला का काम हुआ, उसके बाद हमने इसका ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। तो ट्रेनिंग देने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जबकि 50-60 लोग होने जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ लेकिन प्रॉपरली लोग उसमें वर्क नहीं कर रहे हैं। उसका मेन कारण था कि उसको मार्केट नहीं मिल रहा है। तो उसके बाद जाके हमने ऐसे बहुत लोगों का एक छोटा छोटा ग्रुप बनाया, क्योंकि एक गौशाला में 50-60 प्रोडक्ट बनाए, 100-200 गाय रखे, उससे बेहतर क्या है कि 100-200 खेती करने वाले, कृषि वाले लोगों को मैं एक दो गाय दूं और उनके जरिए मुझे अगर मैं 10,000 15,000 का उनको मार्केट दे रहा हूँ मंथली, तो बहुत अच्छे तरीके से वो कर सकते हैं। तो आज मुझे खुशी है कि 100 से ऊपर हमारे खेती करने वाले भाई लोग हैं कि जिनको मैंने ये मार्केट दिया हुआ है और अच्छे तरीके से उनको मुनाफा भी मिल रहा है। और जो लोग गाय पालने के लिए, गौ माता पालने के लिए मना कर रहे थे, उनके पास आज 10-10 गाय बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आप मार्केट जितना अच्छा तरीके से दे सकते हैं उतना ये सस्टेनेबल हो जाएगा, क्योंकि आज के दिन हाँ हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि गाय को सिर्फ एक डेयरी का एनिमल माना जाता है, लेकिन उसके जो नॉन डेयरी के जो बेनिफिट्स हैं वो कई गुना ज्यादा हैं। तो कई लोग डेयरी में यूज करके जब वो देखते हैं कि नहीं वो दूध नहीं देती तो छोड़ देते हैं खुला, ऐसे हजारों गाय घूम रही हैं। तो आपका जो मॉडल है वो ना कि सिर्फ गाय को एक घर देता है, लेकिन गाय का इतना ज्यादा बेनिफिट्स हैं, उसको एक एक क्लियर बोलते हैं ना, जो हमारी सारे टेक्स्ट में लिखा हुआ है और हमने उसको आज तक मतलब अभी कुछ सालों से, मुझे लगता है ये पूरा पीरियड था ग्रीन रेवोल्यूशन का, उससे हम लोग बिल्कुल भूल गए हैं हमारा जो ये कनेक्शन है हमारे गाय के साथ। तो उसको आप वापस लेके आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सुनना चाहूंगी, सब लोग यहाँ बहुत लोग हैं जो आपको बहुत सुनना चाहेंगे, पर आप मानेंगे नहीं 200 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है इस सेशन के लिए। लोग लोग सुनना चाहते हैं लेकिन आते नहीं है, कई बार वो बोलते हैं हमें रिकॉर्डिंग भेज दीजिए क्योंकि हम बिजी हैं। तो अभी कितने लोग लिख के बोल रहे हैं कि हमें पूरा दिन का सेशन चाहिए, आपको सुनना है, आपसे और अपर्णा जी से। लेकिन वो तब होगा जब लोग अपना टाइम कमिट करेंगे, है कि नहीं? सबसे मेन चीज वही है, क्योंकि आप खाली दिख के पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, आप प्रैक्टिकल पे आना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के दिन वही प्रॉब्लम है कि लोगों को लगता है कि चलो मैंने ब्रीड डेवलपमेंट कर लिया, 7 लीटर की गाय 20 लीटर पे ले गया, लेकिन आपको सुन के शौक हो जाएंगे। मेरे गौशाला में अगर 100 गाय है तो उसमें से 10-12 गाय मैं दूध वाली रखता हूँ, 80-90 गाय तो मेरे बिन दूध वाले हैं। और उसके आगे जाके जो लोग दूध न देने के कारण गाय को बेचते हैं, वैसे गाय मैं ज्यादातर लेके यहाँ पे रखता हूँ। और खाली गोबर और गोमूत्र से 4 से 5 लाख का टर्नओवर में मंथली यहाँ पे कर रहा हूँ, खाली गोबर और गोमूत्र से। यहाँ पे मैं दूध का कहाँ पे ले ही नहीं रहा हूँ। तो इतना अच्छा अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, डेयरी पे जाना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा फायदा, और ये इसको आपको एक्सपायरी डेट नहीं है, अगर आपका दूध निकालते हैं तो 5-6 घंटे के अंदर उसका सब जो भी कुछ बनाना है वो बन के जाना चाहिए। इसमें वो दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं पूरे दिन में और लाइफ टाइम इसको सेव करके रख सकते हैं। वंडरफुल, थैंक यू प्रतीक भाई।